प्रधानमंत्री की देशवासियों से गर्मी से बचने और खुद को हाइड्रेट रखने की अपील। लोगों से किया घरों और दुकानों के बाहर मटके रखने का आग्रह। दोपहर में बाहर निकलने से बचने की भी दी सलाह। भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक अटल संस्करण का पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया विमोचन। पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ी यादों को भी किया साझा। और हरियाणा में चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। रेलवे ने जींद सोनीपत ट्रैक पर 10 कोच वाली डेमो ट्रेन को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने को दी मंजूरी। सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। देश में बढ़ती गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर गर्मी से बचाव के उपायों और प्रियजनों के साथ साथ पशु पक्षियों का खास ख्याल रखने की सलाह देते हुए लिखा, प्रचंड गर्मी में पशु पक्षियों को नहीं भूलना चाहिए। उनके लिए पानी का छोटा बर्तन रखें। संवेदनशीलता व करुणा के साथ एक दूसरे का ध्यान रखें। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के हालचाल पूछें। प्रियजनों को पर्याप्त पीने का पानी दें। साथ ही सलाह दी कि तेज धूप में बाहर न निकलें और जितनी अधिक सावधानी बरती जा सकती है उतनी बरतें। प्रधानमंत्री ने खुद को हाइड्रेट रखने की भी देशवासियों से अपील की है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से लगातार बढ़ते तापमान की चपेट में हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में देश का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 28 मई और 30 मई तक भीषण लू चलने का संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी से सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। हालांकि गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और यही वजह है कि विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अगर जरूरी हो तो ही आप धूप के समय बाहर में और घरों से बाहर निकलें। खासतौर पर ख्याल रखें। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी की। चंडीगढ़ में रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल एस्टेट ग्रुप और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ यह छापेमारी की गई। यह छापेमारी जीरकपुर स्थित चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर बने ग्रुप के मुख्य कार्यालय और इसके निदेशकों के साथियों से जुड़े रिहायशी ठिकानों पर की गई। ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे मौके पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। ईडी की यह जांच पंजाब पुलिस की ओर से 19 जुलाई 2025 को एसएएस नगर थाने में आईपीएस की धारा 406, 420 और 120B के तहत दर्ज की गई एक एफआईआर से शुरू हुई थी। यह मामला कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिसमें ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी जानबूझकर कानूनी भुगतान नहीं करने और 32 करोड़ 67 लाख रुपए के बाउंस चेक जमा करवाने के आरोप भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि परवीन कंसल उर्फ रॉकी, नीरज कंसल, दलजीत सिंह सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े ठिकानों की तलाशी ली गई। इस कार्रवाई में कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड और जायदाद से संबंधित कागजात जब्त किए गए हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ लोक भवन में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि व पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन व इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन भी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल ने अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह समिति के सदस्य व लेखक अशोक टंडन द्वारा लिखी पुस्तक अटल संस्करण का भी विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे असामान्य व्यक्ति थे, जिनमें जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता थी। उन्होंने 23 पार्टियों की सरकार चलाई। उनके संस्मरण को एक जगह समेटना असंभव है। वे प्रखर वक्ता थे, जो कठिन बातों को भी सरल शब्दों में कह दिया करते थे। यह उनका नेतृत्व ही था कि भाजपा ने 2 सांसद से सरकार बनाने का सफर पूरा किया। उन्होंने अपने पुरुषार्थ, दूरदृष्टि और आचरण से भारत के महान लोकतंत्र को समृद्ध बनाकर विश्व में एक उदाहरण पेश किया। आज सरकार उनके विचारों को आगे बढ़ा रही है।
नेता भी था तो अच्छा कवि भी था और जीवन भी इतना शुद्ध और सात्विक था कि किसी प्रकार का कुछ नहीं। और देश के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उन्होंने सारा जीवन भी अपना समर्पित किया, तो देश के लिए किया। इस मौके पर लेखक अशोक टंडन ने कहा कि अटल जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ही भारतीय राजनीति के फलक पर स्थापित हो चुके थे। उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उनके विचारों ने 5 पीढ़ियों को प्रभावित किया है। ये किताब उनके विराट व्यक्तित्व की कई परतों को उजागर करती है कि कैसे उन्होंने राजनीति में मर्यादाओं का पालन करते हुए गठबंधन की सरकार चलाई और सदैव देश हित के बारे में सोचा और फैसले लिए। लिखी अटल संस्मरण, उसमें मेनली तो उनको जो श्रद्धांजलि दी गई है, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, कैसे वो अपने साथियों के साथ जिनका जैसे उनका था संबंध थे, और पूरा जो उनका करियर था उसको भी मैंने इस किताब में कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं जिससे ये पता चलता था कि इतने बड़े लोग भी कितने सादे और सीधे होते हैं अपने पर्सनल उसमें। लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही ने कल चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में पश्चिमी कमान के मुख्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाल लिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा का स्थान लिया है। उन्होंने सेना मुख्यालय में महानिदेशक रणनीतिक योजना की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने वीर स्मृति युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। जनरल शाही को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। पंजाब पब्लिक स्कूल नाबा और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शाही को दिसंबर 1988 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला था। मौजूदा जिम्मेदारी संभालने तक वे राजपूत रेजिमेंट के कर्नल पद पर भी थे। 3 दशक से अधिक लंबे सैन्य करियर में उन्होंने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। पश्चिमी कमान में आने से पहले वे आर्मी वॉर कॉलेज महू में के कमांडेंट थे। पर्यावरण के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही जींद सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी डेमो ट्रेन चलाने को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन हाइड्रोजन गैस से संचालित होगी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित DPRS 1200 केवी डेमो ट्रेन को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलाने की स्वीकृति दी गई है। रेलवे बोर्ड के निदेशक सिविल इंजीनियर किशन रावत ने इस संदर्भ में रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक तथा नॉर्दर्न रेलवे के महानिदेशक को पत्र लिखा है। रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में यह भी संकेत दिया कि भविष्य में अन्य सेक्शनों पर भी इस तकनीक के विस्तार पर विचार किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार यह ट्रेन फिलहाल उत्तर रेलवे के जींद सोनीपत सेक्शन पर ही संचालित होगी। रेलवे ने इसे डेडिकेटेड सेक्शन घोषित किया है। पत्र में बताया गया है कि हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन गैस के भंडारण और फिलिंग के लिए PESO से लाइसेंस भी मिल चुका है। रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना को मंजूरी देने के साथ कई अहम शर्तें भी लगाई हैं। आदेश में कहा गया है कि हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सिस्टम की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। रेलवे ने निर्देश दिए कि हाइड्रोजन स्टेशन पर कंट्रोल रूम रहेगा। ट्रेन और प्लांट के लिए प्रशिक्षित स्टाफ तैनात होगा। लीक डिटेक्टर और फ्लेम सेंसर की नियमित जांच होगी और पूरे परिसर में हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाएगा। शुरुआती 3 महीने तक ट्रेन के साथ तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कराए जा रहे फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कल एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई तक BLO घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। इसे आमजन ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जिसकी सुविधा चुनाव आयोग के पोर्टल पर दी गई है। फॉर्म जमा करने पर BLO की ओर से एक हस्ताक्षरित रसीद दी जाएगी,
जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। यदि कोई पात्र नागरिक इस सूची में शामिल होने से वंचित रह गया है तो वह दावे एवं आपत्तियों की अवधि के दौरान यानी 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच नए पंजीकरण के लिए फॉर्म नंबर 6 भर सकता है। इसी अवधि में मतदाता अपने विवरण में किसी प्रकार के संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8 भी जमा कर सकेंगे। और 14 जुलाई तक 1 महीने हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, BLOs हैं, वो घर घर जाएंगे, हाउस टू हाउस, और वहाँ उनको एनुमरेशन फॉर्म्स जमा भी कराएंगे और भरा हुआ एनुमरेशन फॉर्म वापस भी लेंगे। एनुमरेशन फॉर्म में जो वोटर है उसके बारे में सारी जानकारी है। कुछ जानकारियां उसमें प्री प्रिंटेड होंगी। जो हमारे पास इलेक्टोरल रोल ऑलरेडी बना हुआ है उसके कुछ डेटा ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा और बाकी जानकारियां उस वोटर को भर के और BLO को देनी है। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की निर्वाचन सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए नागरिक कार्य दिवसों में मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और समय पर फॉर्म जमा करवाकर मतदाता सूची को सही बनाने में सहयोग की अपील की है। 324, 25 और 26 साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसके प्रावधानों के जरिए इनके तहत SIR गतिविधि जो है वो समय समय पे की जाती रही है। पिछली बारी चंडीगढ़ में 1 जनवरी 2002 को SIR की गतिविधि की गई थी। इसमें हर स्टेप पे ये इंश्योर किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज का और जनप्रतिनिधियों का को लूप में रखा जाए। DEO के द्वारा और CEO के द्वारा समय समय पे पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक की जाएगी। पंजाब के किसानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने कल चंडीगढ़ स्थित CM आवास संत कबीर कुटीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब में किसानों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं जैसे बिजली आपूर्ति की चुनौतियों और खेती की लगातार बिगड़ रही स्थिति को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि समय पर और पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से खेती के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंजाब के किसानों को भी अन्य राज्यों की तरह सुविधाएं और सहयोग मिलना चाहिए। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पंजाब आने का निमंत्रण भी दिया ताकि वे जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं को समझ सकें और स्थिति का प्रत्यक्ष आंकलन कर सकें। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। CBSE ने कक्षा 12वीं के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है। CBSE के मुताबिक 11,31,961 उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त करने के लिए 4 लाख से अधिक छात्रों के आवेदन मिले, जिनमें से 8,98,214 उत्तर पुस्तिकाएं डिजिटल माध्यम से छात्रों को उपलब्ध करा दी गई। बोर्ड ने बताया कि शेष बचे हुए आवेदनों को गुरुवार तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही CBSE ने सूचित किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का पोर्टल शुक्रवार तक लाइव होने की उम्मीद है। आतंकवाद से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन करेगी और पंचकुला और गुरुग्राम में बनेंगे थाने। यह जानकारी आज पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने पंचकुला में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर अपराध की FIR दर्ज होती है। DGP ने बताया कि पुलिस विभाग के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे अगले 2 वर्षों में पुलिस विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। DGP के अनुसार यदि बिजली चोरी और लापता मामलों को अलग कर दिया जाए तो हरियाणा अपराध के मामलों में देश भर में 9वें या 10वें स्थान पर आता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध के मामलों में लगातार कमी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए करीबन 750 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जो कि आने वाले 2 सालों में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करेंगे और ये अब तक के पिछले 5-6 सालों में सबसे अधिक है। 350 करोड़ रुपए इस साल खर्च करेंगे और इतना ही नेक्स्ट ईयर खर्च करेंगे, जिसमें नए पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, पुलिस पोस्ट, बिल्डिंग, ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंसेस, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़ और Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।